नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हमारे साथ फिर से गौरव सर जुड़ गए हैं। गौरव सर, थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। और सर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने नमस्कार, के जय हिंद, लिए। जय अभी भारत। आपको पता है कि जो मुद्दा चल रहा है तालिबान का, वो भी इसमें भारत का भी कुछ ऐसा पक्ष है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ यूएसए से रिलेटेड, कि यूएसए ने ये डिसीजन क्यों लिया अपनी फोर्सेस वहां से हटाने के लिए, और वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। उसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है उनकी? देखो, जहाँ तक मेरी समझ में आया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये डिसीजन एकदम नहीं हुआ है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर री इलेक्शन जब था ट्रम्प का, तो ट्रम्प ने इस चीज को बोला था कि हम यूएस से फोर्सेस को हटाएंगे। हम्म। और ये उन्होंने डेडलाइन वगैरह टाइमलाइन भी दी थी। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। 2016 में हम्म। जब ट्रम्प पहली बार इलेक्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान में जो भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है फोर्सेस की फॉर्म में, उसको एग्री नहीं करा था। और उन्होंने तभी बोला था कि हम टाइमली मैनर में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, ये हम्म। लड़ाइयाँ लड़ना हमारा काम नहीं है। और देखा, 4 साल में ट्रम्प के टाइम में पूरा शांति रही, कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पर भी नहीं हुई दुनिया में। राइट। बाइडेन ने, जब हम बाइडेन की बात करते हैं, जो बाइडेन की अचानक क्यों निकाला, तो एक चीज आप हमेशा याद रखो, ये सवाल अमेरिका के लिए नहीं है, ये दुनिया के हर नेशन के लिए है जो पावरफुल नेशन है, जिसमें भारत भी आता है। ठीक है, मैं पाकिस्तान को काउंट नहीं कर रहा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हम्म। भारत है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, और जो भी नेशंस हैं, यूके है, फ्रांस है। रिजीम चेंज होने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज चेंज नहीं होती एकदम। मतलब आज आपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बदला, कल आप बोल रहे हैं कि दूसरी हम पॉलिसी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज होती हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं, वो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, उनके साथ मिलके चलती हैं। तो ये जो सडन वैक्यूम है, ये इसको सडन वैक्यूम मिलिट्री फॉर्म में, अगर मिलिट्री टैक्टिक्स में देखा जाए, तो देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आप टेक्निकली बात को समझ लीजिए या पॉलिटिकल समझ लीजिए। जितने भी चैनल हैं, जो और बड़े लोग हैं बात कर रहे हैं आज की डेट में, या जितने भी टीवी के चैनल हैं जो सुबह से शाम तक तालिबान और अफगानिस्तान पे बैठे हुए हैं, ये सब एक परसेप्शनल बात कर रहे हैं। इनमें से कोई भी टेक्निकल बात नहीं कर रहा है। टेक्निकल में क्या होता है कि कई बार मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है कि आप सडनली डिसअपियर हो जाओ, एक वैक्यूम छोड़ो, तो सारे लोग बाहर निकल आएंगे और उसके बाद आप घेर के मारो। या जिसको मैं कहता हूं कि गोश्त बीच में फेंक दिया भेड़ियों के लिए, भेड़िए आपस में लड़के मरे। तो अगर आप आज देखें तालिबान में क्या हो रहा है, भेड़िए आपस में लड़के मर रहे हैं। एक वो तालिबान फ्रैक्शन पाकिस्तान का है, एक वो तालिबान फ्रैक्शन है जो 20 साल में मैच्योर हुआ है, एक वो तालिबान फ्रैक्शन है जो नॉर्दर्न अलायंस इंक्लाइंड है, बातचीत के बात करता है, एक वो तालिबान फ्रैक्शन है जो हकानी नेटवर्क चलाता है। तो यहाँ पर तालिबान के भी 4-5 फ्रैक्शन है। इसीलिए जब भारत के तथा कथित पत्रकार और मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि मोदी स्टैंड क्यों नहीं लेते, तालिबान आतंकवाद है या नहीं, तो स्टैंड किसके खिलाफ ले? क्योंकि अभी तो तालिबान हम्म। के फ्रैक्शन ही है ना भाई। आप एक ब्लैंकेट नाम यूज करते हैं तालिबान, लेकिन उसके नीचे उनके फ्रैक्शंस हैं। तो भगवान की कृपा है, या भगवान का भारत पे आशीर्वाद है, कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो नी जर्क रिएक्शन में बिलीव नहीं करता है, जो सोच समझ के काम करता है, स्ट्रेटजी के साथ काम करता है। और यही नतीजा है कि पिछले साल
जब गलवान की लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी, तो लोगों ने फिर तभी भी मोदी पे चढ़ गए थे कि ये मोदी चाइना का नाम क्यों नहीं लेता है। तो हमें चाइना का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी का बिना नाम लिए ही अपना काम कर सकते हैं, अब मैं भी देखो कितने लोगों का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं लिखता हूं वो नंगे हो जाते हैं 2 मिनट में। तो हर जगह नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो अमेरिका निकला है, ये एक, मुझे अभी तक ये एक स्ट्रैटेजी लगती है। जैसे $80 बिलियन के वेपनरी और इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं और दुनिया भर का छोड़ के गए। देखो कुछ तो गलतियां हुई हैं अमेरिका से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं पेन ब्रश नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो गलतियां हुई हैं, अमेरिकन सिटीजन्स नहीं निकाले। देखो आप हमेशा समझो, जब भी आपका वॉर जोन से निकलने का जब प्लान होता है, तो सबसे पहले आप सिटीजन्स को निकालते हैं, फिर आप एम्बेसी स्टाफ को निकालते हैं, फिर आप इक्विपमेंट निकालते हैं, फिर आपकी फोर्सेस निकलती हैं, और लास्ट में जो सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड कर रहे हैं एयरक्राफ्ट्स को, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं इत्यादि इत्यादि, उनको लास्ट में रेस्क्यू करा जाता है और मिशन कंप्लीट होता है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें महीने लग जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये एक दिन में नहीं होता है, आपको बोला जाओ और आप जाना शुरू कर दिए। तो स्लिपेज हुई है, पॉलिटिकल स्लिपेज बाइडेन से हुई है, लेकिन इसके पीछे मुझे जो चीज लगती है वो आर्म्स लॉबी लगती है। क्योंकि पिछले 20 साल अफगानिस्तान के नाम पे अमेरिका की आर्म्स लॉबी ने हथियार बेचे, ठीक है, चाहे वो यूएस फोर्सेस को बेचे हों, चाहे किसी एलाइड फोर्सेस को बेचे हों। यूएस अपने हथियार बेचते हो तो पैसा तो टैक्स पेयर का जाता है ना। तो आपने हथियार, लॉबी एक्टिव थी, अभी लॉबी को वो हथियार और लोगों को बेचने हैं। वो हथियार कांग्रेस पास कर नहीं सकती, कांग्रेस में आप से पास करा नहीं सकते आज की डेट में। तो आपने क्या रूट अपनाया कि आपने छोड़ के आ गए। अब आप बंदूकें तो छोड़ के आए, लेकिन गोलियां नहीं छोड़ के आए। आप तोप छोड़ के आए, लेकिन गोले छोड़ के नहीं आए। तो भैया धंधा तो ऐसे ही चलता है ना। बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, देखो अफगानिस्तान को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सबसे आसान तरीका है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है पॉलिटिकल, कि आपने हिंदू मुस्लिम के बैनर के नीचे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। टीवी हो तो टीवी पे आपने 2 मुसलमान बिठा लिए, मुल्ले, कठमुल्ले, दलाल साले, सॉरी क्षमा करें शब्दों के लिए, पर मेरे लिए वो दलाल है, मैं उससे ज्यादा उनको घास नहीं डालता। और आपने 2 हिंदू बिठा लिए, आपस में लड़वा दिया, टीआरपी बढ़ गई, आपकी कमाई बढ़ गई, आपका एड रेवेन्यू बढ़ गया, आप छा गए। यूट्यूब पे भी वही होता है, आपने आज एक प्रो को बुलाया, कल एक मुसलमान को बुलाया, आज एक हिंदू को बुलाया, उसने इस्लाम पढ़ा दिया, आपने उसे इस्लाम की वो धाराएं पढ़ा दी, वो आयतें पढ़ा दी जहाँ काफिर इत्यादि लिखा हुआ है, और फिर आपने हिंदुओं को बोल दिया भाई साहब ऐसा है, कुरान और हदीस पढ़ लो अगर अपनी जान बचानी है। जबकि हर चीज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोली हुई है। तो देखो मैं इसीलिए ज़्यादा इस पे बहस नहीं करता, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो एक तरीका तो आप आसान है, हिंदू मुस्लिम पे बात कर लीजिए, आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लाइक मिल जाएंगे, 2-4 लोग अपना सिर फोड़ेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी बातें भी होंगी, आपका आपके चैनल के बारे में आगे भी लोग बात करेंगे, लिंक शेयर होगा। दूसरा है टेक्निकल। हम लोग ठहरे टेक्निकल लोग, ठीक है, हम फौज को फौज की नज़र से देखते हैं, फौज को फौज की स्ट्रैटेजी से देखते हैं, और हम डीप एनालिसिस करते हैं। इसलिए जहां सारी दुनिया $80 बिलियन के हथियार पे पागल है और वो डिस्कस कर रही है, मैं सही बताऊं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई मायने नहीं लगता। हम तो कहते हैं इसको, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस सेंस है।
बट वो बिजनेस तो सर बिल्कुल आपने बात सही कही, वो गोले भी नहीं छोड़ के गए ना, वो गोलियां छोड़ के गए बंदूकों की, तो वो बिजनेस करेंगे। और आज के टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए वो हथियारों का ही बिजनेस है। बट अभी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि वो जो गाड़ियां हैं, जो बंदूकें हैं, वो जा रही हैं पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के जो यू नो बहुत अच्छे लेवल के हथियार होंगे या फिर वो तोपें वगैरह होंगी, तो इस तरीके से भारतीय जनता को भी डराया जा रहा है, ये दिखाने, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? अरे बाबा, हथियार हैं, मैं मानता हूँ हथियार कंटेनर में भरे गए, जो लाइट वेपनरी है वो कंटेनर में भरी गई और पाकिस्तान गई, ठीक हम्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही बात। हम्म लेकिन बिना गोली के। हम्म अब सवाल ये है, जब बिना गोली के गई तो गोली तो खरीदी जाएगी। अब जो स्पेशलाइज्ड वेपन है उनकी बुलेट्स आपकी वो जो बाजार में मिलती हैं वो वाली बुलेट तो लगेंगी नहीं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड बुलेट होंगी। तो आप हम्म उसे स्पेसिफिक कंपनी से खरीदोगे, जो अमेरिका की कंपनी होगी जिसे आप धंधा दोगे। आप हम्म लोगों को तो मतलब, अगर मेरी बातों को गलत शब्दों अर्थ में ना लिया जाए, तो आप हम्म लोगों को तो मोदी की पूजा करनी चाहिए रोज। क्योंकि अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता और अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ में धक्का मार के नहीं भेजा गया होता, तो आज राइट। पाकिस्तान आराम से गोलियां खरीद सकता था। पाकिस्तान हम्म में रोटियां नहीं बिक रही हैं, गोलियां कहां से खरीदेगा? तो ले हम्म जाओ होता है। देखो, मार्जिनली फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा मार्जिनली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम्म मार्जिनली फर्क पड़ेगा, ये नहीं होगा कि लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। और उसको काउंटर करने के लिए भारत की फौज है वहां पर। तो भारत की फौज, आपको क्या लगता है भारत की फौज निकम्मी है क्या? हम्म मैं आपको लिख के एक चीज दे दे रहा हूं, और आज से नहीं, पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूं, जब से 370 हटी है। हम्म कश्मीर में तुम आओगे अपनी मर्जी से, और उसके बाद अल्लाह के पास हम भेजेंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। वहां जाके अल्लाह मियाँ आपको माफ करें ना करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम्म आपकी आपका आपकी आपकी श्रद्धा है, सोच है, हम्म लेकिन यहां से ऊपर भेजने का काम हमारा है, और वो हम बखूबी करेंगे और आराम से करेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज कश्मीर में हम्म हम हलो बाद में करते हैं, पहले ठोक देते हैं। good। तो ये चीज आप लिख के रखिए। अब जो आपकी बातें हैं गाड़ियों की इत्यादि इत्यादि, गाड़ी छोड़ के गए, वेपन छोड़ के गए, हेलीकॉप्टर छोड़ के गए, C-130 छोड़ के गए, इत्यादि इत्यादि, आपको मैं एक छोटी सी रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, जो रफ कैलकुलेशन किसी ने नहीं करी। 70,000 गाड़ियां छोड़ के गए। ये फिगर वो है जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, लेकिन 70,000 में बसें भी हैं, ट्रक भी हैं, इत्यादि, जीप भी हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो क्रिटिकल है वो है लगभग 4,500 आर्मर्ड व्हीकल, जो कि हमवीज हैं, ठीक। अब एक हमवी, एक C-130 ट्रांसपोर्टर में 8 हमवी आती है। मैंने एक जगह लिखी है कैलकुलेशन, एक सेकंड दो, मैं तुम्हें कैलकुलेशन समझाता हूं तो बड़ा मजा आएगा। श्योर श्योर। ये कैलकुलेशन अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताई है, मैं आपको बता रहा हूं पहली बार, ठीक है। तो लगभग 4,500 आर्मर्ड व्हीकल जो कि हमवीज हैं छोड़ के गई हैं, और एक C-17 में, जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है, उसमें 8 हमवी आती हैं। ओके। एक C-17 20,000 पाउंड, या समझे 9,000 लीटर पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है, यानी 20,000 पाउंड फ्यूल चाहिए, या 9,000 लीटर फ्यूल 1 घंटे की उड़ान के लिए उसे चाहिए, 8 हमवी उड़ाने के लिए अपने साथ, ठीक है। अब आप, हम्म ये कॉस्ट पड़ती है लगभग $62,000 पर सॉर्टी। मतलब एक बार, एक एक ट्रिप उड़ाने के लिए, वन वे हम्म ट्रैफिक के लिए कॉस्ट आती है 62,000, समझ लो हम्म $62,000। तो हम्म रिटर्न फ्लाइट हो गई आपकी $1,20,000, ठीक है। अब हम्म अज्यूमिंग कि टर्न अराउंड टाइम 3 घंटे का है,
एक फ्लाइंग के नियरेस्ट बेस से। आप हम्म, अमेरिका नहीं ले जाते हो, आप नियरेस्ट बेस पे जाके छोड़ते हो, जो भी आपका फ्रेंडली नेशन है, ठीक है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 111 बिलियन डॉलर। ये केवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, एसोसिएट कॉस्ट नहीं है। तो 80 बिलियन निकालना फायदेमंद है या 112 बिलियन का कॉस्ट इंकर करना? आप कहोगे भाई सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, कॉस्ट इंकर करना ज्यादा जरूरी, तो अब मैं सिक्योरिटी व्हीकल की कहानी सुनाता हूँ। और ये फैक्चुअल कहानी है, ये जो मेरे मिलिट्री सोर्स हैं, जो मेरे और मैं उन मिलिट्री सोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ये कोई कैप्टन और मेजर नहीं है रिटायर्ड। ये आज की डेट में वो सर्विंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक्टिव रोल कहीं ना कहीं दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स में करा है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे सोर्सेज, जिन मित्रों की मैं बात कर रहा हूं, ये कर्नल अबव है, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। दूसरा, ये केवल इंडियन नहीं है, इसमें इजरायली भी हैं, इसमें यूएस के भी। जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं वो बहुत समझा के और समझ के बोलना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब आपको दूसरी बात बताता हूं कि हम भी छोड़ के गए 4,500 आर्मर्ड हम भी छोड़ के गए। एक हमवी का एवरेज क्या है पेट्रोल का, किसी को पता है? पेट्रोल से चलती है 2 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा। 4,500 हमवी अगर 2 किलोमीटर पर लीटर से चलेंगी तो आपको कितना फ्यूल चाहिए? आपके पास फ्यूल है ही नहीं। जो रिजर्व है तालिबान का वो खत्म हो रहा है। और इसको पाकिस्तान और चाइना तो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है नहीं, ईरान तालिबान के साथ फ्रेंडली नहीं है, तो तेल कहां से आएगा? अब अगर मान लो चाइना को पैसे डालने पड़े, ठीक है, चाइना अगर पैसे डालना चाहती है और इसको सपोर्ट करना चाहती है पाकिस्तान के माध्यम से, तो आप अंदाज लगाइए आपको कितने पैसे चाहिए? मिलियंस, बिलियंस। ठीक है, बिलियंस आपको चाहिए। आर्म्स और एमुनेशन शॉर्ट सप्लाई में थे, कभी भी उस रीजन में शॉर्ट सप्लाई में नहीं थे। जितने भी आर्म्स हैं, लाइट वेपनरी है, चाहे वो गन्स हो चाहे छोटी तोपें हो, वो उस रीजन में कभी भी शॉर्ट सप्लाई में नहीं है। दूसरा पॉइंट हमेशा नोट करके रखना है कि तालिबान टैक्टिकल फोर्स नहीं है। तालिबान स्नाइपर है और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव पे काम करती है। यस। तो इन वेपन को चलाने की कलाकारी उनके पास है नहीं, ठीक है, जो थोड़े बहुत ट्रेंड है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप आज की डेट में गूगल पे सर्च करो और नॉर्दर्न अलायंस जो पिंजर में फौजें लड़ रही हैं, ठीक है, साले के अंडर आके, उन लोगों की पिक्चर देखना। और जो चीज नोट करने वाली है वो ये नोट करना कि जो वो बंदूक पकड़े हैं उनकी उंगली कहां पर है। मैं बहुत क्रिटिकल बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझने वाली बात है, मजाक की नहीं है। उनकी उंगली कहां है? फिर आप गूगल पे सर्च करो तालिबान फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनमें जो पीछे बंदूक लेके खड़े हुए हैं, AK-47 हो, M क्लास हो, जो भी हो, उनकी उंगली कहां पर है? आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन ट्रेंड फोर्स है और कौन नॉन ट्रेंड फोर्स है। जिसकी उंगली टिगर पे है ना, वो प्रोफेशनली ट्रेन करा हुआ है, और जिसकी उंगली टिगर पे नहीं है और गार्ड कर रहा है, वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे वापस। अब आप देखो पाकिस्तान, अब अगर पाकिस्तान, तो आपको पता है भिखारी हो चुका है, पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक वेल्थ है नहीं,
नहीं। चाइना के पास इकोनॉमिक वेल्थ है, लेकिन अगर वो अमेरिका की जगह खाली करके अमेरिका के शूज में जाता है तो उसको भरने के लिए उसको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। Yep. $70 बिलियन का फटका वो ऑलरेडी सीपैक में पाकिस्तान के साथ लगा चुका है, हम्म। जिसका कोई रिजल्ट ना निकल रहा है ना आगे निकलेगा, ये भी लिख के रख लो। हम्म। तो चाइना भी हाथ खींच रहा है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान तुम मुझे करके दो। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे ये जो भी गोलियां बची हैं वो खत्म होंगी। हम्म। तो बॉटम लाइन आप आज की ये है, अब एक मिनट, जो कन्वेंशनल पावर बैलेंस है हम्म। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इन हथियारों के आने से वो क्या चेंज होगा? तो उसका मेरा जवाब है मार्जिनली चेंज होगा, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा। क्योंकि सस्टेनेबल के लिए आपको गन के साथ बुलेट चाहिए होती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप तो शेव नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मित्र शेव बनाते हैं और जिलेट का रेजर यूज करते हैं, जिलेट का रेजर एक ब्लेड के साथ जो पैक आता है वो कोई 100-150 रुपए का आता है, लेकिन उसके बाद जो रिफिल काटे जाती हैं वो 900 रुपए की 4 आती है, यानी 450 रुपए की 2, यानी 225 रुपए की 1। जबकि जिलेट का रेजर एक कार्टेज के साथ 150 रुपए का आता है, यानी जिलेट आपको रेजर का डंडा पकड़ाती है और फिर प्रॉफिट कमाती है कार्टेज से। बंदूक में भी यही होता है, आप बंदूक फ्री में दे देते हो और उसके बाद गोलियों के आप पैसे लेते हो। पाकिस्तान के पास पैसे कहां से हैं? तभी तो मैंने कहा ना, मोदी जी के चरण धो के पियो, चन्ना मत पियो। जो डिमोनेटाइजेशन लोगों को समझ में नहीं आता है, डिमोनेटाइजेशन पे शोर मचाते रहते हैं, लेकिन कमर तोड़ी थी हमने पाकिस्तान की और आज तक पाकिस्तान उभर नहीं पाया है। अब आप दूसरी बात, अब आप, ये तो हो गई हमवी की और लाइट वेपन की। अब आप मेरे से सवाल करोगे जी वो ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर छोड़ के गए हैं, वो C-130 छोड़ के गए हैं, वो एक ड्रोन छोड़ के गए हैं। तो देखो हुआ क्या था, जुलाई में अचानक 17,000 कॉन्ट्रैक्टर जो एयर सपोर्ट में लगे हुए थे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, वो अचानक गायब हो गए। अब किसी भी हवाई जहाज को उड़ाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। ये आपके बच्चों वाला प्लेन तो है नहीं कि रिमोट कंट्रोल से उड़ाया, वापस लैंड कर लिया, फिर उड़ा लिया, फिर लैंड कर लिया। एवरी फ्लाइट नीड टू बी सर्टिफाइड बिफोर इट टेक्स ऑफ, और उसके लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि अमेरिका कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करता है और डायरेक्ट अमेरिकन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्टर गए, कमाल की बात, जो कह रहे हैं ना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के हाथ लग गया, C-130 लग गया। जब ये गए तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम करा। इन्होंने क्या करा, और ये मैं एक अमेरिकन जर्नल है उनके साथ चैट के बाद मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ये सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, ये उड़ नहीं सकते। उसका कारण क्या है? आप एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को क्यों उड़ाओगे? मिसाइल डिफेंस के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो एक चीज लोगों को नहीं पता है कि जो अमेरिकन चॉपर्स हवा में उड़ते हैं, मिलिट्री चॉपर्स, वो जो ग्राउंड पे व्हीकल्स होती हैं उनके साथ रियल टाइम ट्रैकिंग में रहते हैं, या यूं कहें वो हेलीकॉप्टर रियल टाइम व्हीकल ट्रैक करते हैं, ताकि अगर उनको, और ये काम ड्रोन भी करता है, ये काम C-130 भी करता है। ये ट्रैकिंग इसलिए की जाती है कि गलती से हमारी मिसाइल अपने ही वाहन को ना मार दे।
क्योंकि 5,000 6,000 फीट की ऊंचाई से आपको पता नहीं चल पाता है, और रात को खास तौर से, कि ये आपकी व्हीकल है या तालिबान की व्हीकल है। आपको तो एक इमेज आती है ना, एक थर्मल इमेज आती है, और ये ज्यादातर ऑपरेशन रात के होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर गए तो इन्होंने क्या करा, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और वेपन सिस्टम था वो निकाल के ले गए। अच्छा। उसके बाद दे फिजिकली रिमूव्ड हेलीकॉप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हेलीकॉप्टर में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो निकाल के ले गए। गुड। वो कहां गया किसी को नहीं पता, वो निकाल के ले गए। जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस है व्हीकल्स के साथ वो गायब है। रियल टाइम इंटेलिजेंस ऑन टारगेट जो होती है वो गायब है। इन एयरक्राफ्ट में से एवियोनिक्स गायब है, क्रिटिकल रडार गायब है। तो अब उड़ाओगे किसको और रिफर्बिश किसको करोगे? हाँ, इसका एक रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर ये है कि चाइना, जो दुनिया में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, और वो उस तरह का मॉडल अपने देश में चाइना के नाम के नीचे बना सकता है। पाकिस्तान वो चीज चाइना को बेच सकता है और बेचेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन एयरक्राफ्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे रफेल की बात आई थी भारत में, रफेल एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रफेल की एवियोनिक्स, जो मिलिट्री गेट सिस्टम्स हैं, जो उसकी ट्रैकिंग है, जो उसका रडार है, जो वेपनरी है, वेपन फायरिंग है, ट्रैकिंग सिस्टम है, वो सारी चीज रफेल की इंपॉर्टेंट है। रफेल एज ए एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं। भाई 2 इंजन लगा के तो कोई भी 2,500 3,000 किलोमीटर की रेंज ले सकता है ना, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इंजन की एफिशिएंसी से आपको मिल जाएगी। मेन चीज होती है वेपनरी, तो वेपनरी तो गायब है। तो आप भले ही $80 बिलियन का हार्डवेयर वहां छोड़ के आए हैं, लेकिन आपने कम से कम 120 130 बिलियन डॉलर जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? $40 बिलियन का हुआ ना। ये मेरा बिल्कुल। एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट है। मैं कोई मिलिट्री प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है। तो कितना फायदा हुआ? फिर आपने क्या करा, आपने भेड़ियों के बीच में गोश्त डाल दिया। अब ये 4 फ्रैक्शन आपस में लड़ेंगे। लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो गई है काबुल पे ब्लास्ट से। तालिबान कहता है, जो जो 20 साल पुराना तालिबान कहता है, वो कहता है ये आतंकवादी हमला है। करा किसने? मैं जब उस दिन शायद मैं लाइव शो में था जब ये ब्लास्ट हुआ काबुल पे, और लोग मेरे को मैसेज मार रहे थे। तो जब मैं बोलता हूँ तो मैं कोई मैसेज वैसेज नहीं देखता हूँ। मेरे को, मैं इतना मल्टीटास्किंग नहीं हूँ कि बोलूँ भी और मैसेज भी दिखूँ, क्योंकि मेरी आंख अगर उधर होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा मैं आप लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। तो बाद में मैंने देखा तो मेरा सबसे पहले दिमाग ठनका। मैंने एक मैसेज, जो हमारा नेटवर्क है, हमने एक मैसेज डाला। मैंने कहा यार ये हकानी नेटवर्क तो नहीं है। तो उधर से कंफर्मेशन आ गई ये हकानी नेटवर्क है। तो यहाँ हकानी नेटवर्क और 20 साल पुराना लड़ रहा है। उधर नॉर्दर्न अलायंस और हकानी नेटवर्क प्लस जो लोकल तालिबानी है वो लड़ रहे हैं। फ्यूल खरीदने के पैसे हैं नहीं, तालिबान की कोई इनकम है नहीं। दुनिया आज तक पिछले 20 साल लड़ाई चली, 20 साल लड़ाई में अफगानिस्तान की इकोनॉमी चला कौन रहा था? अमेरिका चला रहा था ना। भाई इतने सारे मिलिट्री ग्रेट पीपल थे, इतने सारे अफगान फोर्सेस थे, ट्रेनिंग्स थी, वेपनरी थी, आना जाना था। तो वो एक इकोसिस्टम तैयार होता है ना। जैसे आप कोई कंपनी जंगल में खोल लो, ठीक है, उस जंगल की कंपनी में, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं एचपी में था, 2003 की बात है। तो मेरे को 6 महीने स्पेंड करने थे, 3 महीने
बेंगलोर में HPGDIC के कैंपस में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में HP का बहुत बड़ा कैंपस है। उस समय वहां पर और कुछ नहीं था, जंगल था। तो जब कंपनी वहां शुरू हुई, हम लोग जाते थे तो कैंटीन के अलावा अगर बाहर निकलो तो कोई इकोसिस्टम नहीं दिखता था। धीरे धीरे इकोसिस्टम बना, चाय वाले आए, रेस्टोरेंट आ गए, होटल्स आ गए, मतलब ढाबे आ गए, चाय की टापरी आ गई, और धीरे धीरे टैक्सियां आनी शुरू हो गई। अफगानिस्तान भी ऐसे ही है। जो अमेरिका था वहां पर वो एक फैक्ट्री की तरह था, और उसने चारों तरफ इकोसिस्टम तैयार करा था जिससे इकोनॉमी चलती थी और लोगों की रोजी रोटी चलती थी। रहा सवाल तालिबानी अफगानियों का, तो आप ये चीज समझ लो, अफगानी जो हैं वो स्किल्ड लेबर नहीं है, वो या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। राइट। तो अमेरिका के जाने के बाद तो वो ठप हो गया। अब अगर उसको रिवाइव करना है, और मान लीजिए हम ये कहते हैं कि चाइना इसमें बेनिफिट लेगा, तो चाइना को आप खुद सोचो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक फैक्ट्री, जब नैनो की फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में बंद हुई, या ऐसा कहें जब नैनो की फैक्ट्री शुरू होने वाली थी, बन रही थी, तो चारों तरफ ऑक्सिलरी यूनिट सेट हुई थी और जो बिजनेस आने शुरू हुए थे। जब वो बंद हुई तो केवल नैनो की फैक्ट्री बंद नहीं हुई, सारे ठप हो गए, सब भाग गए। और उसका नतीजा ये है कि उस जगह, सिंगूर है शायद उसका नाम, उस जगह आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 साल ममता बनर्जी के राज में। तो यही हाल अफगानिस्तान का है। अमेरिकन फोर्सेस के निकलने के बाद जो एक वैक्यूम बना है वहां पर, उस वैक्यूम को जो फ्रैक्शंस हैं वो अपने अपने लेवल पे फिल करेंगे। वहां उनके लिए हथियार और जो कहते हैं ना, वो सारी चीज छोड़ के गए हैं, जो वो आपस में लड़के मर जाएंगे। देखो क्या होता है कि आपको मैं एक चीज और बताता हूँ शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि मैं शायद मेरा झुकाव शास्त्रों की तरफ ज्यादा है और मैं हर चीज रामायण महाभारत से जोड़ने बैठ जाता हूँ। मतलब लोग मेरे को बेवकूफ भी कहते हैं, पर भगवान श्री राम पे जब एक बार खरदूषण ने हमला करा, खरदूषण जो राक्षस थे वो जब भगवान श्री राम को घेरने आए और उनको मारने लगे, तो अगस्त मुनि ने प्रकट होकर राम जी को बोला कि यहाँ पर मोहिनी अस्त्र छोड़ो। मोहिनी अस्त्र क्या होता है कि आप जिससे लड़ रहे हो वो आपको श्री राम दिखता है। तो एक राक्षस दूसरे राक्षस से लड़ रहा है, लेकिन वो दूसरे राक्षस में भगवान श्री राम को देख रहा है, तो वो राक्षस को नहीं मार, अपने ही बंदे को नहीं मार रहा है, वो भगवान श्री राम को मार रहा है। और ऐसे करते करते वो आपस में एक दूसरे को मार के सब मर गए और खरदूषण भी मर गए। तो यहाँ यही तो हो रहा है भाई। यहाँ सबको ये लग रहा है ये इंडिया का सपोर्टर है, ये यूएस का सपोर्टर है, एक फ्रैक्शन छोड़ता है इसको मार दो, दूसरा फ्रैक्शन छोड़ता है इसको मार दो। तो ये कहानी है। राइट। अच्छा, इस पे एक कौशल जी का ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई डोंट दे डिस्ट्रॉय द व्हीकल्स ऑन ग्राउंड बिफोर लीविंग टू अवॉइड रिवर्स इंजीनियरिंग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमवी की रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होगी सबको पता है, ब्लैक हॉक की क्या रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, वो चाइना के पास ऑलरेडी है। C-130 की रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होगी वो सबके पास पता है, वो तो गूगल करो, गूगल पे ड्राइंग आ जाएगी। तो इन रिवर्स इंजीनियरिंग में कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये कमर्शियल प्रोडक्ट होते तो था भाई, आप रोल्स रॉयस छोड़ के जा रहे हो, चाइना ने रोल्स रॉयस की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी गाड़ी बना दी जो कि वो बनाता है। देखो दुनिया में केवल एक देश है, चाइना, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। हर देश की कुछ खासियत होती है, हर देश की। हम बड़े देशों की बात नहीं कर रहे, हम छोटे से देश की बात कर रहे हैं, जैसे क्यूबा है। क्यूबा की खासियत क्या है जिसको लोग दुनिया में जानते हैं? क्यूबन सिगार, जो हवाना सिगार आती है, हैंड क्राफ्टेड क्यूबन सिगार आती है, एक सिगार
$1,000-1,200 की होती है। कभी इंडिया आओ तो मेरे पास आ जाना, पड़ी हुई है। मैंने तो भी हाँ, ओके। वो क्यूबा जाना जाता है हवाना सिगार की वजह से, लेकिन क्यूबा को लोग इसलिए नहीं जानते कि वहां आयुर्वेद सबसे ज्यादा है। याद हुँ, रखो, क्यूबा ने एलोपैथी कभी अडॉप्ट नहीं करी। जो वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम है, उन्होंने हमेशा आयुर्वेद अपनाया है। हम उसे आयुर्वेद बोलते हैं। हुँ, उनकी हुँ, लोकल लैंग्वेज में वो उनकी लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो प्लांट से, हर्ब से, इत्यादि से बनती है। तो जैसा हमारा मानना है प्लांट से, हर्ब से जो भी बनती है वो आयुर्वेद होता है, तो हम उसे आयुर्वेद बोल रहे हैं। ठीक है ना? राइट। तो चाइना दुनिया में इकलौता ऐसा है जो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये आप लोग परेशान मत होइए। बट सर आप जो बता रहे हैं अभी कि इतना सारा खर्चा होगा उसमें मिलियंस और बिलियंस डॉलर का खर्चा होगा। लेकिन जब हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान पे चाइना की नज़र क्यों है? और रशिया का भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया, वो चाहता क्या है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अफ़गानिस्तान में मिनरल्स इतने हैं, तो चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आई थिंक हो सकता है चाइना का ही ऐसा कुछ प्लान हो कि हाँ, इतना इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो सारे मिनरल्स वगैरह हैं, उस पे वो अपना कब्ज़ा जमा ले, उनके साथ डील कर ले, ऐसा नहीं लगता आपको? आप लोगों को आप लोग क्योंकि अभी अफगानिस्तान और बम ब्लास्ट और हथियार बेचने में और इसमें फंसे हुए हैं, हुँ, आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये सारा कांड चल रहा था ना, हुँ, तो चाइनीज एम्बेसडर दोहा में तालिबान से मिले हुँ, और उन्होंने कहा कि जो हमारा सी पैक पाकिस्तान में है, हुँ, वो पेशावर से काबुल की तरफ हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो चाइना, और देखो चाइना की एक बात समझ लो, हुँ, और इस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूं, चाइना एक मिलिट्री फोर्स नहीं है। चाइना की मिलिट्री एक ऑर्नामेंटल मिलिट्री है। जैसे वो ऑर्नामेंटल बंदूकें होती है ना, डमी बंदूक जिसे कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चाइना इकोनॉमी से खेलता है, तो उसने ऑलरेडी सी पैक को एक्सटेंड करा है काबुल के लिए। चाइना कहता है, चाइना ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिए ये सारी चीजें खत्म करो, लेट्स टॉक बिजनेस, माइनिंग वगैरह, और उसने कॉपर माइन खोलने की बात करी है। ये एक्सटेंड रूट वो इसलिए बनाना चाहता है ताकि कॉपर और जो भी मिनरल हैं एक्सट्रैक्ट करके वो सड़क के माध्यम से पेशावर, पेशावर के माध्यम से पीओ के माध्यम से चाइना में लेके आ जाए, या नीचे जाना चाहता है तो ग्वादार पोर्ट जाके वहां शिप से चाइना ले जाए। हुँ, ठीक। तो चाइना का स्टैंड ये है, चाइना ने अपने लिए बाउंसर रखे हैं, जैसे क्लब में और जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो बाउंसर रखते हैं। ठीक हुँ, है ना? वो मसल वसल दिखाने वाला, लड़ कोई नहीं सकता है, वो बस दिखाने की मसल होती हैं, जिम से निकल के बन जाते हैं बाउंसर। पाकिस्तान हुँ, बाउंसर है चाइना हुँ, का, इससे ज्यादा औकात नहीं है उसके। खुद के पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन वो चाइना के दम पे बाउंसर बना हुआ है, और राइट, चाइना ये काम अपना बाउंसर से कराता है। ओके। अम ये बॉस जी का क्वेश्चन है, इफ ट्रम्प इलेक्टेड सेकंड टाइम एज प्रेसिडेंट डू यू थिंक अमेरिका लीव अफगानिस्तान? तो अभी शायद आपने उसका जवाब दिया था कि वो मैंने पहले से ही बोल भाग दिया, जाएंगे। अमेरिका को अफगानिस्तान तो छोड़ना था, हुँ, लेकिन सवाल और जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है, क्या जो तरीका अपनाया गया वो तरीका सही था या वो हुँ, तरीका गलत था? हुँ, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनकी बात करी जा सकती है, और मैं थ्योरी की बात ही करूंगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल आज नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद मेरा बोलना ठीक नहीं होगा उन एरियो पे। हर चीज पब्लिक में नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूं कि जिनको ये लगता है हुँ, कि भारत सो रहा था, हुँ, भारत कुछ नहीं कर रहा था, भारत ट्रैप हो गया, हुँ, उनको पता ही नहीं है
कि भारत आज की डेट में चलता कैसे है। ठीक है, इनडायरेक्टली इन सब के बीच कहीं ना कहीं भारत का बहुत बड़ा हाथ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हाथ। राइट, ओके। अच्छा, इसमें रशिया का स्टैंड समझ में नहीं आता सर। देखो, व्हाट डू यू थिंक? रशिया को समझो। रशिया के पास, मैंने हमेशा एक चीज समझाई है सबको, दुनिया में कोई सामान बेचता है और कोई सामान खरीदता है। दुनिया इसी पे चलती है। हिंदू मुसलमान, जात बिरादरी, दाढ़ी बिना दाढ़ी का प्राइम मिनिस्टर, दाढ़ी वाला प्राइम मिनिस्टर, इस पे नहीं चलती। रशिया को क्या बेचना है और क्या खरीदना है ये सोचो। रशिया के पास बेचने के लिए क्या है? जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक कुछ खरीद नहीं सकता, क्योंकि बेचेगा तभी पैसा आएगा और तभी वो कुछ खरीदेगा। तो रशिया के पास बेचने के लिए क्या है? रशिया के पास बेचने के लिए हथियार है और तेल है। तो रशिया अपने हथियार चाइना को भी बेचेगा, टर्की को भी बेचेगा। लेकिन अब हथियार, अब जैसे मान लो S-400 टर्की को बेच दिया, S-400 चाइना को भी बेचा है, S-400 भारत को भी बेचा है। ठीक, या फ्रांस की बात ले लें, फ्रांस ने राफेल कतर को भी बेचे, फ्रांस ने राफेल भारत को भी बेचे। तो क्या दोनों हवाई जहाज सेम है? सेम। मैंने अभी आपको समझाया, हवाई जहाज का ढांचा माने नहीं रखता है, माने रखता है उसकी वेपनरी। ऐसे ही S-400 कहने को 3-4 नेशंस को बेची है, लेकिन सबकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो अलग होंगी। रडार सर, S-400 केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। मिसाइल तो उसका अल्टीमेट फायरिंग आर्म है, लेकिन उससे पहले डिटेक्शन है, सर्वेलेंस है, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या उस ग्रेड की सर्वेलेंस बेची है? सवाल वहां पर आता है। रिफिल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मेक इन देयर नेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या एक मिसाइल बांटने के बाद हमें डिपेंड होना पड़ेगा दूसरी इंपोर्ट करने के लिए, या हम अंडर लाइसेंस उसका प्रोडक्शन अपने नेशन में कर सकते? क्योंकि एक व्हीकल के पास 4 मिसाइल्स होती है, S-400 चारों फायर हो गई, उसके बाद रिफिल कौन करेगा उन्हें? तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं, केवल नाम में मत जाइए। तो रशिया को क्या बेचना? रशिया को अगर तेल बेचना है तो तेल कहां से जाएगा? तेल का रास्ता कहां से निकलेगा? पाइपलाइन कहां से डालेगा? ऊपर से जा नहीं सकता, क्योंकि रशिया के ऊपर समंदर 10 महीने तक फ्रोजन रहता है। फ्रोजन। घूम के आ नहीं सकता, क्योंकि उधर चाइना है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घूम के आएगा तो फिजिबल नहीं है। तो लैंड रूट ही तो बचा। तो लैंड रूट कहां से निकलेगा भाई? ताजिकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में घुस के, चबार पोर्ट पे पहुंच के, या ईरान में घुस के कहीं तो निकलेगा। मैप उठाओ और खोलो और रूट प्लान करो। ताजिकिस्तान। जब आप रूट प्लान कर, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप सोचो कैसे। मैंने हमेशा एक लाइन अपनी लाइफ में ली है, पिछले 11 साल से सोशल मीडिया पे एक ही चीज लोगों को बताता हूं, सोचना कैसे चाहिए। मैप खोलिए और आप देखिए ऑयल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको उसका मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, और वो मूवमेंट कैसे हो रहा है। बीच बीच में नेचुरल आप फिजिकल हर्डल्स होती हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, निगोशिएशन से, पार्टनरशिप से, लड़ाई से, डोमिनेंस से। लेकिन जहां नेचुरल हर्डल्स होती हैं वहां आपका निगोशिएशन काम नहीं आता है। आपको अल्टरनेट रूट, क्या आप ऊपर जो है वो आप समंदर में बर्फ जमना रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो यूएस का रोल भी बिजनेस ही है, वो अपना बिजनेस देख रहा है, लेकिन भारत के साथ ज्यादा क्लोज है, ज्यादा ट्रस्टेड रिलेशनशिप है। तो वो चाइना के साथ किस करवट बैठे या
तालिबान के किस करवट बैठे। और दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखो, दुनिया जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती परमानेंट नहीं होती और ना दुश्मनी परमानेंट होती है। नहीं होते। दोस्ती हमेशा अपॉर्चुनिटी पे बेस होती है कि हमारा माल कौन खरीदेगा और हम अपना माल कैसे बेचेंगे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप चेस बोर्ड के प्लेयर अच्छे बन सकते राइट राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र, आई थिंक दयानी जी का क्वेश्चन है, क्या भविष्य में अफगानिस्तान में लोकतंत्र के रास्ते पर चलेगा? वो तो शायद पहले से ही कोशिश की जा रही है, यूके ने भी बोला है कि वहां पे स्थापित करेंगे। मैम अभी बहुत दूर है लोकतंत्र, अभी आराम से 10 साल बैठो, अभी कोई लोकतंत्र नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने बोला ना कि वो क्या नाम बोला था मैंने, कौन सा अस्त्र बोला था, मोहनी अस्त्र छोड़ा नहीं। गया है। अभी तो मोहनी अस्त्र छोड़ा, इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो। आपको अपने जीवन के और दुनिया में हो रहे उथल पुथल में के बहुत से सवालों के जवाब आपको बिना गौरव प्रधान के पूछे हुए मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, चाणक्य नीति पढ़ो, विदुर नीति पढ़ो और उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ो। आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग तो यंग हो, मेरी तो पढ़ने की और समझने की एक सीमा है। आप लोग तो अभी बहुत यंग हो, बहुत कुछ मुझसे ज्यादा जान सकते हो। कोशिश करके देखो, मुझसे अच्छे निकलोगे। गुड गुड। एक साईनाथ शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर विच फ्रैक्शन ऑफ तालिबान इज वर्किंग और सपोर्टिंग इंडिया? साईनाथ, ये चीज है ना, खुल के अभी बात करने का वक्त नहीं आया है। हम भारत के लोग हैं, हम काहे के लिए अपनी चीजें दुनिया को बताएं। और ये हमारे जो संदीप भाई हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यहाँ से लेके मुझे पता है, मैं मैसेज अभी देख रहा था कनाडा से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों ढिंडोरा पीटे भाई। है हमारा है, हम बच्चे तो है नहीं और शांति से बैठे नहीं है और अपना काम कर ही रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रॉ, हमारे और जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको काबुल ब्लास्ट आधे घंटे में बता सकता हूँ कि कौन हुआ और 8 9 10 घंटे बाद वही जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे वर्ड टू वर्ड वही ट्वीट करते हैं, तो आपको तो फिर ये चीज तो आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए ना कि गौरव प्रधान कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता है। मतलब गौरव प्रधान की इंफॉर्मेशन बहुत सॉलिड होती है। ठीक है, तो अभी हम भी लगे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। राइट। दीपाली जी का एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी चांस ऑफ तालिबान हैविंग इट्स हैंड ऑन न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान? दीपाली जी, तालिबान मैंने जैसे अभी समझाया था, स्नाइपर और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव के माध्यम से काम करता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज उनकी उस एरिया में नहीं है, पाकिस्तान उनको नहीं दे पाएगा। और ये बात आज की नहीं, मैं शायद 3 साल पहले मैंने लिखा था ट्विटर पे और एक सवाल पूछा था, क्या वाकई में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है? तो आप चिंता मत करो, अगर उनके पास हैं तो हमारे पास भी हैं और हम भी मतलब भारत की, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भारत की एजेंसियों को, आप मोदी को कुछ मत समझिए, आपकी मर्जी, आपका पॉलिटिकल राइट है, आपका सोचने का तरीका है, आप मोदी को मत मानिए, गालियां दीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन कृपया करके भारत की एजेंसीज और भारत की फौज पे शक करना बंद कर दो। आपको डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि हर चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हम बहुत सक्षम हैं और हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर भारत में सबसे बड़ा देशभक्त कोई होता है तो वो हमारी एजेंसीज के लोग होते हैं, जिनको ये चिंता नहीं होती है कि मरने के बाद तिरंगा मिलेगा, सरकार वैल्यू देगी, सपोर्ट करेगी। सरकार पहचानती भी नहीं है अगर आप मर जाओ ऑपरेशन में। तो आप विश्वास रखिए अपनी एजेंसियों पे और अपना ब्लड प्रेशर इन चीजों से मत बढ़ाइए।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और ये कनेक्ट भी होती है बिल्कुल सर, कि अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के वहां से घुसेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी खराब तो नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस 1 मिनट में पता करके, और पहले उन्होंने हाल देख ही रखा है कि क्या होता है, और हाल ही में जो दो, एक एयर स्ट्राइक और अंदर घुस के किया था, उसके बाद तो पूरी दुनिया को पता चल गया, तो तालिबान तो क्या ही कोशिश करेगा। वह एक शंकर जी का सवाल है, जय हिंद सर, आपको अमरुल्ला साले और श्रीमद् भगवत गीता का लिंक नहीं समझा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। मैं यहाँ कोई लिंक ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ शंकर, मैं यहाँ केवल एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं जो साले ने ट्वीट करा था, शायद मेरे टेलीग्राम चैनल के रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, जो मैंने, एक सेकंड में हाँ, देखूं, मैंने वही पोस्ट करा है। शायद वही। हाँ, वही वही है जो आपने उसी को लिंक करा है। मैंने वो केवल एक पैरेलल ड्रॉ करा था कि जो चीज आज साले बोल रहे हैं, ये तो हमारे गीता में आज का नहीं, इतने सैकड़ों साल से लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं पैरेलल ड्रॉ करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भगवत गीता है वो एक वॉर मैनुअल, अपने आप में वॉर मैनुअल है। तो जब हम इधर उधर पढ़ने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े तोपची लोग अपनी किताबें लिखते हैं, स्ट्रैटेजी लिखते हैं, बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता को ध्यान से अध्ययन करा है, पढ़ा नहीं है, अध्ययन करा है, तो आपको न केवल वॉर मैनुअल समझ में आएगी, बल्कि आपको जीवन के बहुत पहलुओं का जानकारी और निवारण आराम से होगा। तो मैं लिंक ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, ये समझने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, किसी ने पूछा था, आई मिस्ड इट, बट मैं अपने पास से पूछता हूँ। अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे आपने बताया सर, उस दिन आप लाइव कर रहे थे, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और आज तो एक रॉकेट टारगेट किया गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी, और इन्होंने एक फोक सिंगर को भी मार दिया, फवाद जिसका नाम था। तो ये तालिबानी ही कर रहे हैं, या इनके पीछे जो आईएसआईएस, जैसा कि यूएस बता रहा है कि उन्होंने हमला भी किया है, कुछ एयर स्ट्राइक भी की है, तो इसके पीछे तालिबान भी इन्हीं से मिला हुआ है, क्योंकि 5,000 देखो लोगों को भी छुड़वाया था इन्होंने। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ जैसा जनरल नहीं है, और मैं विथ रिस्पेक्ट बोलना चाहता हूँ। वैसे जनरल मुशर्रफ के लिए अच्छे शब्द मेरे से कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन जस्ट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल मुशर्रफ वाज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड स्ट्रेटेजिक गाय। आज की जो रिजीम है पाकिस्तान की, वो चरस फूकने वाली रिजीम। आपने पहले दिन खड़े हो गए ये शोर मचाया कि तालिबान को लेजिटिमाइज करो, तालिबान को रिकग्नाइज करो। आपका प्रधानमंत्री इतना मुंह फट है और बिना सोचे समझे बोलता है कि उसने पहले दिन बोल दिया कि हमने यूएस से आज़ादी ले ली, तालिबान, अफगान आज़ाद हो गया। अब इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी चल रही थी अमेरिकन फोर्सेस के प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान के पास और कुछ नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड था उनका कुछ $1 बिलियन का, वो भी अब ठप हो जाएगा। पैसे हैं नहीं, तेल है नहीं, तेल कोई देगा नहीं, कहीं से आने के चांस दिख नहीं रहे। अमेरिका था तो तेल अमेरिका से भी आ सकता था, तेल सऊदी से भी आता था, तेल और जगह से भी आता था, अब नहीं आएगा। आपने सऊदी का कोई रिएक्शन नहीं देखा। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान को पोटली मिलती थी पैसों की, ये पोटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है वो फौज को देती थी। फौज अपना कट मार के वो पोटली तालिबान को देता था, तालिबान उससे हथियार खरीद के अमेरिका के खिलाफ लगता था, अमेरिका फिर पैसे पाकिस्तान को देती थी। जब अमेरिका ही निकल गया तो अब पाकिस्तान को पैसे कहाँ मिलेंगे? राइट। तो ये जो हकानी नेटवर्क के बॉम्ब ब्लास्ट हैं, ये जो रॉकेट वॉकेट फेंके जा रहे हैं, दिवाली वाले रॉकेट फोड़ रहे हैं, इसका 2-3 मतलब है। पहला मतलब तो ये लोगों को डराना, ठीक है,
वो फ्रैक्शन काम कर रहा है जो इस्लामिक लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, जो इस्लामिक लड़ाई लड़ रहा है, याद रखना ये लड़ाई अलग है। जो काबुल एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट हुए वो अमेरिका को डराने के लिए थे, कि अमेरिकन सेक्रीफाइस हुआ, अमेरिकन बदला ले, वापस आए, पाकिस्तान की दुकान चलती रहे। दूसरा, पाकिस्तान अनस्टेबल अफगानिस्तान चाहता है हर हालत में, क्योंकि अगर अनस्टेबल होगा तो चाइना ने जो प्रपोज करा है काबुल पेशावर सीपैक एक्सटेंशन, और काबुल पेशावर आज प्रपोज करा है, काबुल से उसको चबार ले जाने में कितनी देर लगेगी? राइट। भाई ईरान में पाकिस्तान चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए, सॉरी, चाइना ईरान में चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका है। अब अगर चाबार पोर्ट को डेवलप करना है तो मतलब रोड नेटवर्क डेवलप करना है, तो कितनी देर लगती है उसे काबुल ले जाने में? बिल्कुल। अगर वो काबुल ले जाता है तो काबुल से वखान कॉरिडोर जो है नॉर्थ अलायंस के ऊपर, पिंजर के ऊपर जाके, वो सीधा चाइना में घुसता है। अगर ये रास्ता बन गया तो चाइना को पाकिस्तान की जरूरत होगी? सुपर तो पावर बन पाकिस्तान की जाएगी। कमाई कहां से होगी? हम्म अमेरिका निकल गया। अब पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? अमेरिका निकल गया तो एक दुकान तो बंद हो गई। बिल्कुल। अगर चाइना निकल गया अगले 10-15 साल में तो पाकिस्तान कहां रह जाएगा? खत्म। मित्रों, मैं आपको एक चीज कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं, अंडर माई सिग्नेचर एंड स्टैम्प। पाकिस्तान ने अपनी आजादी के 75 साल तो मनाए हैं, लेकिन 100वीं शताब्दी मनाने के लिए हमें मैप पे पाकिस्तान ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो अगले 25 साल, आप लोगों को शायद 25 साल बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में 25 साल कोई लंबे नहीं होते, छोटा पीरियड होता है। इसमें बहुत कुछ इस एरिया में, इस रीजन में अगले 25 साल में बहुत कुछ बदलना तय है। शर्त यह है कि भारत का नेतृत्व एक बहुत मजबूत इंसान के हाथ में। मोदी जी तो हैं, पता नहीं 3 साल 4 साल और, लेकिन अगले 25 साल के लिए भारत का नेतृत्व एक बहुत मजबूत पार्टी और बहुत मजबूत हाथों में होना चाहिए। राहुल, ममता, शरद पवार, मुलायम सिंह, अखिलेश, मायावती, इन लोगों के हाथ में रहेगा तो भारत पाकिस्तान से ज्यादा बदतर हो जाएगा। सेल्समैन है तो अगर ये नेतृत्व सही होता है तो इस रीजन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। मैं अपने शब्दों को, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं या जो लोग बोलते रहते हैं, अखंड भारत, ये वो, दुनिया भर का, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर मैं इतना लिख के दे सकता हूं कोरे कागज पे कि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देख रहे हैं अगले 25 साल में, और पाकिस्तान मैप में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये आप लिख के रखें। राइट। थैंक यू सर। विमल सिंह जी का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पीओके की जब बात करते हैं, सूद सर ने भी बोला था और आपने भी पीछे भी जिक्र किया था एक बार, तो चाइना विल यूज पीओके फॉर सीपीईसी, देन हाउ कैन इंडिया टेक ओवर पीओके? इसके बारे में आप क्या सोचते? देखो, आपने मेरे को सूद जी के साथ इक्वेट कर दिया। मैंने नहीं सुना सूद जी ने क्या बोला, और ईमानदारी से मैं मतलब इसको एरोगेंस मत समझिएगा, मेरे पास भी समय की बहुत पाबंदी होती है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। मैंने सूद सर का कोई भी वीडियो नहीं देखा, इसलिए मुझे मैं बता देता हूँ, अंदाज नहीं है कि उन्होंने सीपैक पे क्या बोला है, उनकी क्या सोच है। जो रही होगी सही रही होगी, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेरी सोच अलग है।
नहीं, सीपैक पे नहीं, उन्होंने बोला था पीओके पे कि भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है और पीओके वो कभी भी ले सकते हैं। इसके संदर्भ हाँ, में मैं बता रहा था तो आपको। हाँ। अगर ऐसा कुछ बोला था, अगर मैं आपकी बात मानूं तो वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी 2014 में शुरू हो गई थी पीओके की। हुँ, पहला इंस्टॉलमेंट हमने 370 हटा के करा है। हुँ, ठीक है, तो पीओके की तैयारी हमारी 2014 से चल रही है। राइट। चाइना की प्रॉब्लम क्या है? अगर सीपैक चाइना से पाकिस्तान से जाता है, हुँ, तो फिर वही बोलूंगा मैं, मैप उठा के बैठो, ग्वादर पोर्ट से ऊपर चलो। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? बलूचिस्तान में। हुँ, आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान है। हुँ, तो आप ऊपर चलना शुरू करें, आपने बलूचिस्तान पार करना है, आपको पूरा लेफ्ट एंड राइट पूरा हुँ, बलूचिस्तान पार करना है। आज कर सकते हो। अभी फिर नहीं। आप पहुंचे सिंध में। हुँ, सिंध में वैसे ही अपराइजिंग शुरू हो गई है, चाइना को हेट करते हैं। राइट। फिर आप पहुंचे पंजाब में। पंजाब में नवाज शरीफ का फ्रैक्शन आज भी काम कर रहा है, वो आपको वहां उखड़ने नहीं देगा। फिर आप पहुंचे ऊपर, वहां पश्तून बैठे हैं। अफगानिस्तान में 47% पश्तून है, 27% ताजिक हैं। फिर राइट। आप पहुंचे पीओके, तो वहां भारत आपको घुसने नहीं देगा। तो भैया सीपैक कंप्लीट करके दिखा देना। हुँ, हुँ, ये है सीपैक का एक रूट। अब मैं दूसरा रूट समझाता हूं। चाबार पोर्ट से ऊपर चलो, वहां 25 साल का चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ईरान में रोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी चाइना को। राइट। आप घुसे अफगानिस्तान में। हुँ, अफगानिस्तान अगर पीसफुल है, तो आप पहुंचे नॉर्दर्न अलायंस में। तो वहां भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के माध्यम से डंडा पहले ही कर रखा है आपका, हुँ, घुस लो अंदर। हुँ, वहां से आप पहुंचे ऊपर वाखन कॉरिडोर में। ये 60 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है ताजिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में। अब आप वाखन कॉरिडोर से अगर निकलते हो, तो आप ना पीओके टच कर रहे हो भारत की टेरिटरी, ना आप ताजिकिस्तान टच कर रहे हो, वो अफगानिस्तान की टेरिटरी है। तो आपको चाइना को नॉर्दर्न अलायंस को मनाना है, हुँ, और आप सीधे चाइना में घुस गए। अब यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये, पाकिस्तान में वो वाखन कॉरिडोर के बाजू में भारत ने एयरबेस तैयार कर दिया है, जहां हमारे सुकोई बैठे हैं। तो जिन मित्रों को ये लग रहा है कि भारत शांति से बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं चेस में चालें कैसे चली जाती हैं। हुँ, हुँ, चालें वो होती हैं जो सामने वाला इंटरप्रेट ना कर पाए, तभी आप चेकमेट करते हो। तो ताजिस्तान में आपके लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब उज्बेकिस्तान, ताजिस्तान और जितने भी तान 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 जैसे कंट्रीज है ना ऊपर, जब हुँ, मोदी जी ने विजिट करना शुरू करा था ना वहां 2016, 17, 18 में, हुँ, तो बहुत लोगों ने मोदी की मजाक बनाई थी। हुँ, बनाई थी। बहुत हुँ, सारे लोगों ने। हुँ, और उसमें विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे ये बड़े तथा कथित यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, हुँ, ठीक है, जो पॉपकॉर्न बोलता हूं जिनको मैं, और हुँ, रायता भी है। हुँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा हम किस दिन की तैयारी कर रहे हैं। हम इसी दिन की तैयारी कर रहे हैं। हुँ, एल्युमिनियम का डिपॉजिट ऊपर इन वन ऑफ दिस तान नेशन, यूरेनियम का डिपॉजिट ऊपर वन ऑफ द तान नेशन। सो अंडरस्टैंड द सीपैक नाउ। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, दुनिया में दो देशों की लड़ाइयां आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम पे नहीं होती। सारी लड़ाई ट्रेड की है। मुझे क्या बेचना है, मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या पाना है, कितना फ्री में मिल सकता है, कितना मुझे कम पैसों में मिल सकता है, कितने में मैं कंट्रोल हो सकता हूँ। हुँ, इन सब में सबसे ज्यादा पेटू और भुक्कड़ चाइना।
जो है वो चाइना है, जिसको हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। हम्म। दुनिया की लड़ाई यही है कि चाइना, मुझे हर रिसोर्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्स, और मुझे हर चीज दुनिया में बेचनी है और कोई ना बेचे। हम्म। चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे अनाज हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो। एब्सोल्युटली। आपके देश का, आपके अपने देश का कुम्हार आपने खत्म कर दिया था आज से 3 साल पहले। दिए आप सब चाइना से लाते थे। हम जैसे लोगों ने, बहुत सारे, मैं अकेला नहीं पर सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी, लोगों को समझाया कि अपने दिए खरीदो, लोकल लाइटें खरीदो, लोकल बल्ब जलाओ, चाइना का माल कम करो। पिछले साल चाइना को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हम अपने लक्ष्मी गणेश भगवान जी भी चाइना से लाने लगे थे। हम जन्माष्टमी में कृष्ण जी भी चाइना से लाने लगे थे। हम्म। तो वही चीज है ना, चाइना ऐसे कंट्रोल करना चाहता है जिसको हमें रोकना है। एब्सोल्युटली। आगे अच्छा। सीपैक, सीपैक हम्म। सरल भाषा में समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल आ गई। साईनाथ भाई का एक और क्वेश्चन है सर, यू सेड दैट मोदी विल बी, मतलब प्रेसिडेंट नहीं, वो शायद प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इन 2022। कैन यू प्लीज टेल अबाउट इट प्लीज, कि मतलब वो पूछ रहे नहीं हैं कि नहीं, आप नहीं श्योर नहीं, अबाउट। प्राइम मिनिस्टर नहीं, उन्होंने सही लिखा है कि मोदी इज अ प्रेसिडेंट इन 2022। अच्छा। बंधु, मेरी गर्दन मत पकड़ लेना, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। ओके। अगर 2022 में नहीं होता है तो 2027 में होगा, और 2027 में पक्का होगा। 26-27 जो भी, जब भी इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, तब जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी को प्रेसिडेंट तो बनना है। तो और 22 में फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? अगर 22 में जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अमित शाह। अच्छा। ठीक है। रहा सवाल योगी जी का, मैं इसमें ऐड कर दूं तो योगी जी 2029 के बाद, क्योंकि अभी उन्हें कम से कम यूपी की 2 टर्म और चलानी है। अगर उन्होंने 2 टर्म यूपी की और निकाल दी तो यूपी की काया पलट हो जाएगी। यूपी, सिंगापुर मुंगापुर तो भूल जाओ आप हम्म। यूपी नहीं पहचान पाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ओरिजिनल स्टेट बनेगा, कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे भारत में होता है ना, हम सिंगापुर बना देंगे, हम हांगकांग बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। योगी ना लंदन बनाएंगे ना सिंगापुर बनाएंगे, योगी यूपी को यूपी बनाएंगे, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की भूमि बनाएंगे। ये लिख के रख लो, अगर 2 टर्म हो गए, और उसके बाद भारत को हिलाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं। एब्सोल्युटली रहा एब्सोल्युटली। सवाल कि मोदी प्रधान राष्ट्रपति अगर बन गए तो कैसे चलेगा, और राष्ट्रपति तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, तो भैया मेरे को एक बार बताओ, बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, शांत मन से जवाब देना। आईएएस आईपीएस कौन अपॉइंट करता है? राइट। प्रेसिडेंट। बिल्कुल। फौज कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जजेस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। हम्म। कैबिनेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कौन प्रेसाइड करता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो ये तो हमारा पुराना 70-75 साल का गलत इंफॉर्मेशन है, या एक ट्रेडिशन बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट स्टैंप है, सरकार की स्टैंप होता है। हम्म। प्रेसिडेंट सरकार की स्टैंप नहीं होता। ये अलग बात है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है वो सब स्टैंप बन गए। हम्म। कौन राइट। सी, अब आप देखो, जब भी लोकसभा का सत्र शुरू होता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट एड्रेस करने में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेरी सरकार ने ऐसा करा, या मेरी हम्म। सरकार ऐसा करेगी, मेरी हम्म। सरकार ने ऐसे बिल पास करे। मेरी सरकार बोलते हैं ना। तो चुनाव राइट। के वक्त कौन सी धारा में लिखा है कि प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकता मेरे देशवासियों, मेरी सरकार को फिर से अपॉइंट करो, इन्होंने ये अच्छे काम करें?
तो मोदी एज ए प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकते क्या? और वैसे भी मोदी शाह सब एक ही बात है। जब ये साथ में प्रेसिडेंट होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, तो मिलजुल के, वो तो उनमें कोई अलग थोड़ी है। मैं तो राम शाम की तरीके से देखता हूँ सर उनको। देखो क्या होता है ना संदीप, लोग परसेप्शन ड्रिवन होते हम्म हैं। स्टेज पे नाटक कैसा चल रहा है वो हम्म देखते हैं। जैसे हम्म मैं आपको बताऊं, हम्म शोले फिल्म है, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बसंती को पकड़ा, धर्मेंद्र हम्म को पकड़ा, हम्म और बसंती से बोला जब तक तेरा नाच चलेगा इसकी जान चलेगी, सांस चलेगी, जो भी बोला। हम्म बसंती नाचने लगी। आपने तो ये सब देखा ना। हम्म तभी डायरेक्टर बोलता है कट, हम्म और बसंती जाके गब्बर को बोलती है दादा क्या फर्स्ट क्लास शॉट दिया। हम्म तो हम्म भैया पर्दे के पीछे की राजनीति ना, वो डायरेक्टर कट के बाद आती है। बिल्कुल। जो आप देख रहे हो ना, वो फिल्मी पर्दा है, और फिल्मी पर्दा राजनीति नहीं होती है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जो आप लोगों को नहीं पता है। और 75 साल से भारत की जनता को कांग्रेस की सरकार ने मूर्ख बना के रखा है, जो हमें ना संविधान पढ़ाना छोड़ा हम्म पढ़ाया गया, ना समझाया गया। हमें बताया गया प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप होता है, हमें बताया गया कि ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, जबकि प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर होती है नेशन की, और वो हम्म भारत में है। वो एक्सरसाइज किसी ने नहीं किया। अब ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोग आ जाते थे, शंकर दयाल शर्मा जैसे लोग आ जाते थे तो करते थे। अब देख लो आप, डॉक्टर अब्दुल कलाम बाहर निकलने की कोशिश करी तो हम्म कांग्रेस ने उन्हें इलेक्ट करने से मना कर दिया। हम्म आई बात समझ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक नयेश पटेल भाई का क्वेश्चन है सर। इंडियन 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, तो मोदी जी विल नॉट कीप क्वाइट, व्हाट इज गोइंग टू डू अबाउट दिस इन अफगानिस्तान? भैया मोदी जी क्या करने वाले हैं ये हमें तो नहीं बताएंगे। और सवाल रहा, मोदी जी एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं, हम्म 3 बिलियन डॉलर को पानी तो फेर नहीं देंगे। वो एक गुजराती बिजनेसमैन है, 3 बिलियन को 30 बिलियन करना उन्हें आता है, तीन हम्म बिलियन को जीरो करना नहीं आता है। लेकिन हम्म आप ये सोचो ना, हमने 3 बिलियन खर्च करके हम्म, दुनिया भर के कितने 100 बिलियन उड़वा दिए, ये देखिए ना। बिल्कुल। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस वक्त हमें ना ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी है हर इंसान को। हम्म जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दीजिए, और सक्षम काम कर रहे हैं। मैंने अभी निवेदन किया कि भारत की एजेंसी, भारत की फौज इत्यादि बहुत सक्षम है इस काम में, उनको काम करने दीजिए। हर बात का सवाल मत उठाइए। दुनिया बिजनेस पे चलती है, ये फैक्ट है। और भारत को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बिजनेस माइंडसेट रखता है। वो अपने लिए नहीं करता है, राष्ट्र के लिए करता है, लेकिन वो राष्ट्र उसके लिए उसका घर है। सो यू कैन नॉट बीट मोदी। आप देख लो, कोई भी इवेंट उठा के देख लो, बिजनेस से मारा है। डीमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान को खत्म करा, एफएटीएफ में बैठ के जो बची कुची रीढ़ की हड्डी थी वो भी तोड़ दी, हम्म चाइना को इकोनॉमी में मार दिया। तो हर चीज का कारण होता है। अच्छा सर, डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो अभी मुझे याद था, फिर मैं भूल गया था। भूल जाऊं इससे पहले मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान को स्क्रैप वगैरह कुछ बेच दिया गया था। भारत का जो नोट छापने की मशीन थी, या फिर जर्मनी से गई थी कुछ मशीनें, जो भी था, उसके पीछे की क्या कहानी है? क्या उनके पास ऐसी कोई छापने की मशीन थी? क्या सीन था उसका? आप लोग कॉमिक्स ज्यादा पढ़ते हो शायद। अच्छा। प्रॉब्लम वो नहीं थी, अच्छा। प्रॉब्लम भारत में थी। कर्नल पुरोहित को जेल क्यों डाला गया था? नॉट श्योर। पूछ रहा हूँ। नॉट श्योर। समझौता ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, ये सब कैमोफ्लाज है। कर्नल पुरोहित को जेल में इसलिए डाला था क्योंकि उन्होंने फेक करेंसी रैकेट पकड़ लिया था।
जो हमारी मिंट प्रेस हैं महाराष्ट्र में, वहां से मशीनें डिस्कार्ड करी जाती थी। जो इंक आती है प्रेस में, वो अगर उसमें जरा सा भी फ्लॉ होता है तो वो इंक गेट के अंदर एक्सेप्ट नहीं होती, मशीन पे लगाना तो दूर की बात। ओके। उन इंक को पंचर करा जाता था कंटेनर्स को, ताकि वो रिजेक्ट हो जाए। वो जब रिजेक्ट हो जाते थे तो वही माफिया उन इंक को ले लेता था। ऐसे ही पेपर, आप लोगों को IC 814 का पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग तो पैदा नहीं हुए थे, और पैदा अगर हो गए तो अपनी KG नर्सरी में M फॉर मंकी पढ़ रहे थे उस टाइम। IC 814 में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कहते हैं कि वो एंटोनियो माइनो का रिश्तेदार था, अच्छा। और वो दुनिया में करेंसी पेपर सप्लाई करता। फिर ये करेंसी प्रिंट होती थी बाहर, और इसमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, जो आज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। बहुत बड़ा नाम है, मतलब करता धरता है, एक बहुत बड़ा नाम है। वो फिर प्रिंट करने के बाद उसको ब्लैक करा जाता था, पेपर को ब्लैक कोटिंग करी जाती थी। फिर वो शिप करा जाता था देश के विभिन्न हिस्सों में, और वहां पर केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद वो ब्लैक निकाल दिया जाता था, और नोट को काटने के बाद मार्केट में रोल आउट किया जाता। मैंने पूरा ब्लॉग लिखा था इस पे, कर्नल पुरोहित पे, और हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग मुझे पुराने जानते हैं वो जानते हैं कि कर्नल पुरोहित और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि क्या हुआ, एक बार मैं पूना में था जहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई। कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल से रिलीज हुए थे। तो मैं पूना में था अपने किसी और इवेंट के लिए, और मेरे पास एक मैसेज आया ऑडियंस से कि कर्नल पुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनको होटल पे बुला लीजिए, आज शाम को डिनर कर लेते हैं, साथ में डिनर। कहते हैं सर किसी कारणवश वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे, तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो, क्योंकि वो सिक्योर गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, सिक्योर गाड़ी में घर आते हैं, तीसरी उनकी जाने की अभी परमिशन नहीं है, तो क्या आप हमारे साथ घर चल सकते हैं उनके। मैंने कहा चलो। तो हम घर गए, और कर्नल ने मेरे से एक ही चीज पूछी थी कि सर मुझे ये बताइए कि जो चीज केवल 6 लोग जानते थे इंक्लूडिंग मी, वो आपको कैसे पता चला। और ये पूरा वो करेंसी रैकेट था। तो करेंसी हमारे यहाँ वहाँ प्रिंट होती थी, मालदा में प्रिंट होती थी, नेपाल में भी होती थी, पाकिस्तान में भी होती थी। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी हमारी करेंसी पे चलती थी, फेक करेंसी पे चलती थी। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक आर्गुमेंट तो आप ये रखो, ब्लैक मनी कितना आया, व्हाइट मनी कितना गया, इतने लाख करोड़ आए, इतने लाख करोड़ गए, तो ब्लैक मनी कहाँ था। दुनिया भर के नैरेटिव जो हमारे तथाकथित इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, उनको बात करने दो। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी अलग चीज है। डीमोनेटाइजेशन, देखो कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं। एक मतलब काम करने हैं तो उसके दो ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। एक वो होता है जो आपको दिखाया जाता है, और एक वो ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए संदीप मैं आपसे कभी बात ना करूं, और अचानक आपके जन्मदिन पे एक दिन मैं फूल लेके पहुंच जाऊं, मैं आपका वेल विशर हूं? नहीं ना। मैं क्यों आया आपके पास? कुछ और वजह से आया ना, कुछ पैचअप करने, कुछ जानने, क्यों बातचीत नहीं हो रही, ये सारी चीजें आया ना। जो फूल लेके आया मैं आपके बर्थडे पे, वो तो एक बहाना है ना आने का। राजनीति में भी बहुत सारे काम बहाने के लिए करे जाते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। कि डीमोनेटाइजेशन का बहाना ठीक है, ब्लैक मनी था, उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ यूपी इलेक्शन हमने जीता, क्योंकि
जितने लोगों के पास ये फेक करेंसी थी, कैश थी, वो सब खत्म हो गई, तो लड़ने के पैसे नहीं बचे। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा पाकिस्तान था, मेन ऑब्जेक्टिव हवाला चैनल खत्म करना था, मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसे मिलना बंद हो पाकिस्तान से, वो तोड़ना था। जैसे अभी एक मिनिस्ट्री बनी है, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, राइट। अभी जब भारत सरकार ने, मोदी ने अपनी कैबिनेट को बढ़ाया, तो एक चीज बनी, वो जिसको कहते हैं कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, इफ आई एम करेक्ट। अब नरेटिव क्या सेट हुआ कि वो जो डेयरी कॉर्पोरेट होते हैं, जो अर्बन बैंक कॉर्पोरेट होते हैं, जो इनका समन्वय आसानी से हो, मिक्सिंग आसानी से हो, ठीक है, इनका संचालन आसानी से हो, इसके लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। और ये सब लोग यही बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है? क्या अमित शाह जैसा इंसान, जो कि होम मिनिस्ट्री संभालता है, इंटेलिजेंस संभालते हैं, सीएपीएफ फोर्सेस संभालते हैं, उसका काम अब क्या डेयरी और कोऑपरेट बैंकिंग संभालना है? अगर उनको मंत्री बनाया गया तो कुछ सोच के बनाया गया है ना। क्या सोच के बनाया गया? ताकि धीरे धीरे अगले 1-2 साल में वो मंत्रालय पे अपनी पकड़ मजबूत कर सकें, हर मंत्रालय पे, हर मिनिस्टर पे पकड़ मजबूत हो उनकी। बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ में दिया है बैटन फ्यूचर के लिए। अब अगर आपको यहाँ पर स्विच नहीं दिख रहा है लीडरशिप में, तो ये आपकी पॉलिटिकल बचकानापन है या मूर्खता है। मुझे यहाँ पर एक साफ स्विच दिखाई दे रहा है कि हाउ द बैटन इज हैंडेड ओवर टू अमित शाह जी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड ही इज जस्ट ट्रेनिंग अमित शाह टू हैंडल ऑल द मिनिस्ट्रीज। इसको आपने नाम दे दिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। मतलब खुद सोचो यार, आई मीन अमित शाह जैसे तगड़े नेता को और इतने बिजी नेता को आप कॉर्पोरेशन मंत्रालय दोगे कि डेयरी में कितना दूध बन रहा है, अमूल बटर बन रहा है, या बैंकिंग में, उसके लिए बैंकिंग के लिए निर्मला सीतारामन है, आरबीआई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर कोऑर्डिनेशन देखना है, शायद वो कोऑर्डिनेशन मंत्रालय है, तो उसका कोऑर्डिनेशन देखने तो आरबीआई है। और दूध का कोऑर्डिनेशन देखना है, जो कोऑपरेटिव्स हैं, उसके लिए आपके लिए फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है। तो उसके लिए ये मंत्रालय बनाने की थोड़ी ना जरूरत है। पर्दे के पीछे कुछ और होता है भाई। ये दयानी जी सारे आपसे सारे मंत्रियों के नाम पूछने वाली है। दयानी जी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर मोदी जी राष्ट्रपति बने और अमित शाह प्रधानमंत्री बने तो गौरव प्रधान गृह मंत्री जरूर बनेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। क्या बात। अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी जो चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा कि अनिल देशमुख का कुछ पता नहीं है, तो क्या खेल चल रहा है ये शरद पवार और मोदी जी, क्या कुछ दोनों के बीच में देखो चल रही है? देखो क्या चक्कर क्या है, हम लोग बड़े हुए हैं एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जहां पर मंत्रालय जर्नलिस्ट बेचते थे, मंत्रालयों में मंत्री जर्नलिस्ट अपॉइंट करवाते थे। अब एक समय ऐसा आया है पिछले 7 सालों में कि पीएमओ के अंदर चिड़िया तो दूर की बात रही, मक्खी भी नहीं घुसती है। तो इंफॉर्मेशन वहां से नहीं निकलती है। लेकिन राजनीति समझो, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, वजीरिस्तान कहां पर है? नो आइडिया। चेक करना गूगल मैप पे। अच्छा। और ये देखो कि वो नॉर्दर्न अलायंस से कितना दूर है। रीजन ऑफ पाकिस्तान, रीजन इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। अलायंस से कितना दूर है? अफगानिस्तान से कितना दूर है? अफगानिस्तान से है ये, बिल्कुल क्लोज है तो।
क्लोज है ना, हम्म। पश्तून है ना, बिल्कुल। ठीक है। मोहम्मद साद को आज के लिए ही कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। जो लोग मजाक बनाते हैं ना कि मौलाना साद को नहीं पकड़ पाए, मौलाना साद को हम्म। नहीं पकड़, हमारी एजेंसी इतनी सक्षम है कि रेगिस्तान में सुई ढूंढ के निकालना है, लेकिन वजीरिस्तान नॉर्दर्न अलायंस कनेक्शन देखो, तब समझ में आएगा मौलाना साद को क्यों नहीं पकड़ा गया। तो अनिल देशमुख की कहानी भी यहीं पर है। अगर पकड़ा जाएगा तो सब उगलेगा, और नहीं पकड़ा जाएगा तो पवार जी सारे वो काम करेंगे जो हम करवाना चाहते हैं। आपने बताया था पिछले सेशन में भी। ठीक है, तो हर चीज पकड़ाने पे उछल कूद मत मचाया करो, कभी कभी अपना बुद्धि का इस्तेमाल करा करो। मैंने आपके लोगों को, आपके चैनल के सभी लोगों को मैंने बहुत चीज़ बताई है। आप भी लोग जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी कोई बात पे विश्वास मत करो मित्रों। मैप खोलो, पॉलिटिक्स के पुराने इतिहास निकालो, बुलेट पॉइंट्स निकालो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आपको भगवान ने अच्छा दिमाग किया है, और एक एक कनेक्शन जोड़ना शुरू करो। आप वहीं पहुंचोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। दिक्कत क्या है कि 25 साल और 30 साल और 35 साल के जो बच्चे हैं यूट्यूब पे, जो रातों रात एक्सपर्ट बन गए, इन्होंने कभी अपने जीवन में 10 दिन बंकर में नहीं निकाले होंगे, बिल्कुल 2 सही। ईंटें रख के पॉटी नहीं करी होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और ये ज्ञान देते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मोदी जी हमें नहीं बता रहे। बंधुओं, एक चीज लिख के रख लो, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पब्लिक डिबेट के सब्जेक्ट नहीं होते। बिल्कुल। मेरी भी सुबह से शाम तक मेरे बहुत से फौजी मित्र हैं, और जो मेरा नेटवर्क है, हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन जितनी मैं बात करता हूं ना, उसका मैं 1% भी आपके साथ शेयर नहीं करता, ना यहां पर, ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि हर चीज बताई नहीं जाती है, बिल्कुल। और हर चीज बताने की नहीं होती है। कुछ चीजें साइलेंटली करी जाती है। संदीप, आप भी जानते हो, मुझे अपने नंबर नहीं बढ़ाने हैं बैठ के। अगर नंबर बढ़ाने होते तो मैं अपने चैनल पे ऐसी ऐसी खुलासे करता कि आज कम से कम 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते वहां पर, लेकिन नहीं है। और आप भी जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, गायत्री के साथ डिस्कस करता हूँ, ये एक और संदीप बंधु है हमारा, उसके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं ये काम अपने चैनल पे भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने नंबर नहीं बढ़ाने। मित्रों, मैं हर चीज नहीं बोलूंगा। कहने का अर्थ ये है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, हर बात पे उछलना कूदना नहीं चाहिए। आप लोग, भगवान ने आप सबको अच्छा दिमाग दिया है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हेडलाइन पढ़ के उछलना मत करो। उससे किसी, आपने देखा ना, $80 बिलियन को टेक्निकली मैंने आपको समझा दिया। बिल्कुल। सारी दुनिया में शोर मचा हुआ, $80 बिलियन छोड़ के चले गए। भारत क्या, अब भारत पे अटैक हो जाएगा, भारत को मार देंगे, भारत में घुस जाएंगे। अरे कोई नहीं घुस रहा भाई। घुसपैठिया और वीजा लेके आना 2 अलग चीज होती हैं। नहीं, भारत में अब अफगान के घुसपैठिए आ जाएंगे। कहां से आएंगे भाई? पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के आएंगे, और भारत की फौज तो वहां बैठ के बिरयानी बना रही है, जिसे दिखाई नहीं देगा।
वीजा लेके आएंगे तो उसके अपने नियम कानून होते हैं, उसकी अपनी ट्रैकिंग होती है, वो सरकार के हाथ में है जैसा वो करना चाहे। बांग्लादेश के घुसपैठी और अफगानिस्तान के घुसपैठी एक नहीं है। बांग्लादेश से हमारा पोरस बॉर्डर है, आप नदी में तैर के घुस सकते हो, अफगानिस्तान से घुस लोगे क्या? तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो यार। पाकिस्तान की आज वैल्यू केवल एक है, पाकिस्तान की सेलेबल वैल्यू क्या है, यूएसपी क्या है? पाकिस्तान की यूएसपी केवल और केवल उसकी जियोग्राफिक लोकेशन। अगर जब अमेरिका वहां से निकल गया और चाइना को अगर ईरान की तरफ से रास्ता मिल गया, तो पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं, यूजलेस। दूसरी बात, चाइना दुनिया में किसी भी नेशन को ग्रांट नहीं देता है, चाइना लोन देता है, और लोन ना पे करने पे चाइना आपके एरिया एसेट को अपने अपने कवर में लेता है। जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा ले लिया, पाकिस्तान का पीओके में एयरबेस ले लिया। चाइना कभी ग्रांट नहीं देता है, ग्रांट मुफ्त का पैसा है जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिलता था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब वो ग्रांट बंद हो गई, उस ग्रांट को बंद होने, अब चाइना के साथ करेगा तो चाइना अगर 100 रुपए देगा तो वो तो 110 रुपए वापस चाहिए उसे, वसूल लेगा। हाँ, वरना तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम्हारे एसेट चाहिए। तो कब तक पाकिस्तान बेचते रहोगे? वो भी तो एक सीमा है बेचने की। और जब बेचोगे तो सिंध तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, पंजाब तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, बलूचिस्तान पहले ही खड़ा हुआ है, पीओके हम नहीं झुकने देंगे, बचा क्या? तो हर चीज को समझो, इवैल्यूएट करो, और इवैल्यूएट करोगे तो आप मुझसे अच्छे निष्कर्ष निकाल सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर। जैसे ये बातें आई थी और लोग गुस्सा होने लगे थे कि अब तो यहाँ पे डरने लगे थे, तो हम भी जब भी बातें करते हैं और भी चाहे हम वैसे सेशन भी करते हैं, यही कहते हैं कि भारत की जो फौज है उसके कारनामे सभी को पता है। एक एक आदमी 100 को ऐसे ही लेके जाएगा, चाहे वो कितने भी आए। तो डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे सैनिक हैं, सबके ऊपर सबको भरोसा करना चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और संदीप, अभी पता है प्रॉब्लम क्या है? संदीप, पता है क्या प्रॉब्लम? हाँ जी। और मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा, मैं एक प्रैक्टिकल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको एक ऑनेस्ट व्यू में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एक्चुअल फील्ड में एजेंट होते हैं या जो फील्ड में रह चुके हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस, वो कभी किताब नहीं लिखते हैं और वो कभी आके यूट्यूब चैनल पे स्ट्रैटेजियां नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसे ही फौज में भी है, जो एक्चुअल फील्ड में आदमी होता है ना, वो कभी आके बखान नहीं करता है। अब आप खुद समझ जाओ आपको किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच सर। बहुत लंबा सेशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि चलता ही रहे। बट थैंक यू सो मच। जाने से पहले और कुछ आपने मैसेज तो इतने सारे दे ही दिए हैं कि क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, किन चीजों पे सोचना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली मोदी जी के ऊपर जो लोग बात करते हैं कि स्टैंड क्लियर करो, स्टैंड क्लियर करो, वो उन लोगों को ये समझना चाहिए, वो चुप रह के सारे कर जाते हैं। जो लोग कह रहे हैं मोदी जी को अपना तालिबान पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ये वो लोग हैं जो चाइना के बिहाफ पे इंडिया की पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं, ताकि हम उसके बाद अगर मान लो आज हमने बोला तालिबान चोर है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी सारी निगोशिएशन खत्म, मैदान खुला है चाइना के लिए, हमने तो खोल दिया ना। अगर हम बोलते हैं तालिबान दोस्त है, तो इंडिया बिकम अ टेररिस्ट नेशन, तो पाकिस्तान खुश कि भाई देखो हम तो पहले से कह रहे हैं तालिबान का दोस्त तो इंडिया है, तो हम टेररिस्ट नेशन थोड़ी ना है, हमें एफएटीएफ से बाहर निकालो, इंडिया को डाल दो। क्या नैरेटिव सेट हुआ? एब्सोल्युटली। इसलिए चाइना के बिहाफ पे हमें प्रेशर करा जा रहा है कि हम तालिबान पे स्टैंड लें, जो स्टैंड हम नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया तालिबान एक नाम है,
लेकिन उसके पीछे 4 फ्रैक्शन है, 4-5 फ्रैक्शन है, हम किसको सपोर्ट करें? इसलिए शांत रहना जरूरी है। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया सेशन था। फिर से करेंगे और सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे, बहुत लोगों के मैं सबके सवाल नहीं ले पाया हूँ, बट बहुत अच्छा सेशन था। और फिर से आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जय सो मच। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण आप सबको आशीर्वाद दें और देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपको भी। थैंक यू। जय थैंक हिंद, यू, जय बाय। भारत। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें सर ने बताई हैं, वीडियो को शेयर कर दो सब लोगों में। इतना बढ़िया सेशन था, मैं तो बस सोच रहा था, पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब में हो गया। तो आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबके साथ शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें छोटी-छोटी जो क्लिप्स थी 1-2 वो भी निकाल के और फिर सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। बट आप लोगों से निवेदन यही है कि इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्लीज़ यार, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, कैसे भी, और स्पेशली भारत के लिए तो मैं कहूँगा ही कि अपने भारत के बने हुए दिए, लाइटें, मूर्तियाँ ये सब खरीदें प्लीज़। सस्ते के चक्कर में चाइना की चीज़ें ना लें। जब डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें और भी अपने आप धीरे-धीरे सस्ती होती जाएँगी भारत में। अगर आपको लगता है कि 2-4 रुपए आप ज़्यादा दे रहे हैं अपने देश में ही, तो वो अपने देश की इकोनॉमी को ही फ़ायदा होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती यही है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करें, जितना ज़्यादा हो सके। तब तक हमारा देश अपने आप में सारी चीज़ें नहीं बनाना शुरू कर देता, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके अपने देश की ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। और बस जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल से को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपने कमेंट आप लोग जो लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, जितने भी आज हमने चर्चा की, जिन भी विषयों पर, जिन भी क्वेश्चंस पे आप अपनी राय रखना चाहते हैं, तो वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, जय भारत।